Good afternoon, students. I'm slide on the biotechnology and the principles and the processes. Bio means biosciences and life sciences, natural sciences, and how biotechnology can be defined. Biotechnology become a branch of biology in the 20th centuries. 20वीं शताब्दी में बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच बन गई बायोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और हमारी जिंदगियों को भी चेंज करती है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं और इम्प्रूवमेंट कर रही हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ में, फूड प्रोडक्शन में। बायोटेक्नोलॉजी डील करती है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, especially microbial processes for making curd, bread, wine, enzymes form organisms to produce products. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, सिंथेसाइजिंग जीन, यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए, वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ये कुछ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के थ्रू दी गई है वो है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogs for product and services. हम अगर नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को जोड़ देते हैं, यानी हमने साइंस के टेक्निक्स को, साइंस के प्रिंसिपल्स को, साइंस के मेथड्स को ऑर्गेनिजम्स के साथ यूज करा, इसी से तो कहेंगे हम इंटीग्रेट किया हमने साइंस को, नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिजम्स को। और फिर हमने सेल्स को मॉडिफाई कर लिया, पार्ट्स देयर ऑफ, उनके पार्ट्स यूज करना सीख गए, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज करना सीख गए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for the product and the services. This definition encompasses both traditional view and the modern view of molecular biotechnology. Then, diagrammatic presentation और टू कोर्स टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो कोर टेक्निक्स क्या है बायोटेक की? जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक पहली ब्रांच और इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिससे केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये चेंज होते हैं। तब हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डीएनए आरएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और तब उनका चेंज कर सकते हैं फिनोटाइप होस्ट ऑर्गेनिजम्स का। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, microbial contamination free in chemical engineering processes to enable growth of only the desired micro eukaryotic cells in large quantity for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccine, enzymes. तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम टेक्निक्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए, इनके जेनेटिक मटेरियल्स को ऑल्टर करते हैं, फिर हम इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, इन डीएनए, नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को। फिर हम जैसे डीएनए उनमें पहुंच जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो जाते हैं, उनका फिनोटाइप बदल जाता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, जब हम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोसेसेस ऐसी डिस्कवर कर रहे हैं, ऐसी बना रहे हैं कि जिससे हम डिजायर्ड माइक्रोब को, यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकें, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना सके, एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स बना सकें। ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, इन दोनों को जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, आप देख रहे हो दोनों के डायग्राम में आगे एरो दिखा रखा है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रही है फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को, और फिर लाइगेज नाम की एंजाइम इस डीएनए के पीस को इस वेक्टर में यहाँ पर पेस्ट करके एक आरडीएनए बना देगी। आरडीएनए से हम फिर नए
सेल्स में इस डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। और फिर सेल में जब हमने इसको इंसर्ट करा दिया ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि सोल्यूशन में से कोई भी डीएनए को सेल्स के अंदर भेजना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इकोलाई में ये आरडीएनए पहुंच जाएगा और वो डिवाइड, जैसे जैसे इकोलाई डिवाइड करेगा तो उसमें आरडीएनए मल्टीप्लाई होता जाएगा। आगे प्लाज्मिड को जब हमने कट करा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और ह्यूमन इंसुलिन की जीन उनमें डाली, तो अब इस प्लाज्मिड को हम जब इकोलाई में डालते हैं तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया मिल जाता है, जिसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन की जीन है। और जब हम इसे लार्ज अमाउंट में ग्रो कराते हैं बायोरिएक्टर में, तो हमें इंसुलिन का प्रोडक्ट मिल जाता है। हम इस इंसुलिन के प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर लेते हैं फर्मेंटेशन में। बैक्टीरिया को जब हमने ग्रो कराया तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोटीन भी बना रहे होंगे। प्योरिफिकेशन करके इंसुलिन हमें रेडी मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। टेक्निक्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की कौन सी टेक्निक्स हैं? हम सबसे पहले इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं यूजिंग ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर की मदद से हम उसको होस्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके लिए हमें आइसोलेशन करना जरूरी है, वन और द सेट ऑफ डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स को विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। और हम इसको डिजायरेबल जीन्स को आइसोलेट करने के बाद हम इनको डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स में या टारगेट ऑर्गेनिजम्स में डाल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 7 मेजर स्टेप्स हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन सेवरल स्पेसिफिक सीक्वेंस। Isolation of the DNA, first step, fragmentation and cutting of the DNA by restriction endonuclease at specific location, isolation of desired DNA fragment and amplification of gene of interest using PCR, ligation of the DNA fragment into the vector, transferring insertion and recombination DNA into the host cell organism, and culturing the host cell in a medium at the large scale to obtain the foreign gene product, and downstream processing, that is extraction of the desired product. तो हम पहले आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए को, फ्रेगमेंट कर लेते हैं, जिससे हमें डीएनए को फ्रेगमेंट करने से हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे डिजायर्ड जीन मिल सकती है। आइसोलेशन कर लेते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, एम्पलीफाई कर लेते हैं उसे पीसीआर की मदद से। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, ट्रांसफरिंग इंसर्शन एंड रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, culturing the host cell in a medium large scale to obtain foreign gene product, and downstream processing. First recombinant DNA किसने कंस्ट्रक्ट किया? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। ये यहाँ पर उनका डायग्राम दिया हुआ है। एक सैल्मोनेला टाइफोमेरियम बैक्टीरिया से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहले आइसोलेट करी। दे आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड gene encoding antibiotic resistance in Salmonella typhi, and then they desired that antibiotic resistant gene by restriction enzyme. DNA was cut and linked to the plasmid DNA of E. coli, and then it was then transferred to E. coli for multiplication. So इन दोनों ने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ई. कोलाई में ट्रांसफर कर दी। 3 बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए, introduction of identified DNA into the host, maintenance of introduced DNA into the host, and transfer the DNA to its progeny. यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, क्रॉप को भी अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो हम भी डीएनए ऑफ प्लांट सेल में अपने डिजायरेबल डीएनए डाल देते हैं और फिर हमें वो प्लांट मिल जाता है। सॉरी, तो जैसे बैक्टीरियम विद इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन और रेगुलर फ्रूट, कॉपी ऑफ द जीन फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हम फ्रूट की जीन में हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों को जब हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रूट वाले प्लांट में, तो अभी हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट फ्रूट वाला प्लांट मिल जाएगा।
तो हम जो भी जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कर लेते हैं। अब हम जो फॉरेन डीएनए डालते हैं उसका फेट क्या होता है एलियन ऑर्गेनिज्म में, अगर हमने डीएनए को डाल दिया वो ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा सेल के अंदर। अब उस डीएनए को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा होस्ट के साथ ओरी रीजन में, और क्लोनिंग करानी पड़ेगी, मल्टीपल आइडेंटिफाइड क्लोन करवाने बनाने पड़ेंगे पीस ऑफ डीएनए इनहेरिट हो ताकि होस्ट डीएनए के साथ साथ। टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हमें ये 3 टूल जरूरी हैं। एंजाइम में हमें न्यूक्लियेजेस यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज होती हैं, लाइगेजेस यूज होती हैं, पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती हैं, वेक्टर लाइक प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड आर यूज्ड ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। होस्ट ऑर्गेनिजम्स और सेल्स ये भी हमें यूज में आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, नेचुरली जो बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती हैं ताकि उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए रेकॉग्निशन सीक्वेंसेस एंड दैट इज सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स recognized are sticky ends then generated, and nucleases is the collective term for restriction enzymes। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो तरह की न्यूक्लियसेस हैं जो न्यूक्लियोटाइड को एंड से रिमूव करें उन्हें एक्सोन्यूक्लियसिस कहते हैं, और जो डीएनए को सेंटर से रिमूव करे उन्हें एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। आप देख भी रहे हो एक्सोन्यूक्लियसिस का एक्शन, वो एंड पॉइंट से डीएनए को रिमूव करिए 5' 3' इस एंड से उसने रिमूव किया है, जबकि यहाँ पर सेंटर से फ्रेगमेंट कर रही है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस इसीलिए मिडल से कट करती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा जैसे इको R1 है किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करती है, यहाँ इसका सीक्वेंस है G और A के बीच में उसने कट प्रोड्यूस किया है, एंड फाइनली वो डीएनए को कट करती है दोनों तरफ से। एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमें हर दोनों तरफ से रीड करने पर व्हेन दे आर रीड फ्रॉम सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए रीड द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स 5' to 3' डायरेक्शन में भी सेम, और इधर भी 5' to 3' में जब रिवर्स में पढ़ेंगे तब भी इसका GAATT सीक्वेंस आएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, ये कट करती है डीएनए को between G and A on both the DNAs, foreign DNA and vector DNA, zigzag end प्रोड्यूस करती हैं और उनको दोनों को सील कर देती हैं। तो यहाँ पर आरडीएनए बनाने में बहुत हेल्प होती है इनसे। जब G और A के बीच में यहाँ कट प्रोड्यूस हुआ तो इस तरह से एक सीक्वेंस हमें मिला, और दूसरा हमें यहाँ पर जब G और A के बीच में कट हुआ हमें यहाँ से सीक्वेंस मिला, और अब ये फ्यूज हो जाएंगे। ये यहाँ तक होना चाहिए G और A के बीच में। तो ये AATTC ये जो अनपेयर्ड और सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है वो यहाँ आके लग जाएगा AATTTTC। इस तरह से ये पेयर हो जाएंगे दोनों सीक्वेंस। तो दिस इज द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा टूल हमारा वेक्टर है। ये आपकी बुक का डायग्राम है सेम कैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे होती है, आप पहला लेटर कैपिटल में जीनस के नाम से लेते हो, दूसरे दोनों लेटर आप दो नेम स्पीशीज के नेम से लेते हो दूसरे 2 लेटर, और आर आप कैपिटल में लिखते हैं, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और रोमन नंबर आपका लास्ट में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एंजाइम आइसोलेट हुई है। सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ जेल बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस असेंबली यहाँ दिखा रखा है टिपिकल। यहाँ आप देख रहे हो कि जेल बीच में रखा हुआ है जहाँ पर वेल्स में हम डीएनए को लोड कर देते हैं, और एक्चुअल में ये इस तरह से दिखता है, और नीचे उसमें बफर सोल्यूशन पास हो रहा होता है। 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो आप देख रहे हो एक ब्लैक और एक रेड से मार्क कर रखा है, cathode terminal and the anode terminal, and the DNA moves from the cathode terminal to the anode terminal, and जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, इसके अंदर मूव करते हैं। वेल्स, ये आपका बुक का डायग्राम है, यहाँ पर डीएनए दिखा रखा है कैथोड टर्मिनल एनोड टर्मिनल। आप सेपरेट करने के बाद डीएनए को जनरली आप
जेल एगरोज जेल आप जेलेडियम और ब्रासिलेरिया नाम की एग्रोज नेचुरल पॉलीमर वो एल्गे सीड बनाती हैं, उनसे आप जेल बनाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराकर डीएनए को आप एग्रोज जेल में सेपरेट कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मॉलिक्यूलर वेट, चार्ज। नेगेटिव चार्ज डीएनए सेगमेंट फोर्स करी जाती है मूव करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो मैट्रिक्स में आगे तक जाती हैं। देन वेरिएशन विजुअलाइजेशन, आप इस तरह से जेल को जब यूवी रेडिएशन में रखते हो तो ऑरेंज कलर के आपको डीएनए के फ्रेगमेंट दिखते हैं। आप उस सेपरेट कर लेते हैं डीएनए को, कट आउट कर लेते हैं ग्रोथ जेल से, और जेल से उस डीएनए को सेपरेट भी कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्यूशन कहते हैं, इल्यूशन। तो यहाँ पर आप जब डीएनए के फ्रेगमेंट को आप कट आउट कर कर और उससे आप जेल का पीस रिमूव कर दोगे तो आपको डीएनए मिल जाएगा। इस प्रोसेस को आप इल्यूशन कहते हो। यहाँ आप बैक्टीरिया से आप बैक्टीरियोफेजिस को, प्लाज्मिड्स को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। ये कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल है: प्लाज्मिड वेक्टर PBR322, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड वेक्टर्स। यहाँ पर प्लाज्मिड ये वेक्टर कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं and then have the ability to replicate within the bacterial cells। प्लाज्मिड आराम से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस का कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, 1 or 2 copies of plasmid per cell, whereas 15 to 100 copies कुछ रख सकते हैं बैक्टीरिया जिनमें 15 to 100 होती है। कॉपी नंबर हाई होगा क्लोनिंग वेक्टर का, जिससे ज्यादा कॉपीज बन सकेंगी। वेक्टर आर जेनेटिकली इंजीनियरिंग और इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए सिलेक्शन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड करते हो और ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करते हो, जिसके अंदर डीएनए पहुंच चुका है, जिसके अंदर नहीं पहुंचा है। ट्रांसडक्शन की मदद से आप बैक्टीरियोफेजिस से डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा सकते हो। PBR322 वाइडली यूज वेक्टर आरडीएनए टेक्नोलॉजी पे, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। क्लोनिंग की रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं, PST, PVU, बहुत सारी साइट्स हैं। ROP कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और ROP रीजन वो है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए कोड करता है। ओरी रीजन ये है प्लाज्मिड में जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन है। तो प्लाज्मिड में ये रीजन आपको याद रखने हैं। Features that is required by a good cloning vector. Good cloning vector should have origin of replication, selectable marker, cloning site, should be able to clone genes in the host. What is PBR? A good genetically engineered cloning vector because it has origin of replication, it has selectable markers, and it has cloning sites. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर जोड़ दी जाए तो वो कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है और जीन को कॉपीज बना सकता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। क्लोनिंग साइट्स रिकॉग्निशन साइट्स हैं जो कि वहां पर हम फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स ज्यादा फ्रेगमेंट्स बना देगी तो वो कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग को, तो सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। और तो ये इसीलिए अच्छा है कि रेस्ट्रिक्शन साइट सिंगल ही प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में। PBR322 के फॉरेन डीएनए लाइगेट कर सकते हैं हम BAM-H1 साइट से। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में BAM-H1 साइट हमें मिलती है और जिससे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लॉस्ट हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट कर लेगा वो। और क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमारा सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर सकता है। वो हमारा ग्रोथ करके सेल्स को BAM-H1 से हमने अगर कट करवाया है प्लाज्मिड में और यहाँ पर हमारा फॉरेन जीन डाला है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो जाएगी। एंड अब हम इसको ऐसे प्लाज्मिड जो एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है बट टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव बन चुके हैं, उनको मीडिया पे ग्रो कराकर उनको आइसोलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स इनकोडिंग एंटीबायोटिक बाय इंसर्शन। इंसर्शन करने से हम इनकी एंटीबायोटिक
की जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं और उनको प्लेट करते हैं साइमल्टेनियसली। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेट करते हैं टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, अलग अलग एंटीबायोटिक्स पे ग्रो कराते हैं इन बैक्टीरियाज को, तो हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो अगर हमने इनको प्लेट कराया एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, तो इसमें दोनों बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बट जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो होंगे, वो सिर्फ द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन containing medium but not in the tetracycline containing medium। तो जब हम दो प्लेट्स में रेप्लिका प्लेटिंग करके दोनों में बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स सिर्फ एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम वाली प्लेट में ग्रो होंगे एंड इस वाली प्लेट में ग्रो नहीं होंगे रिकॉम्बिनेंट्स, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ही ग्रो होंगे। तो हम उनसे पहचान लेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। ब्लू वाइट मेथड भी यूज होता है सिलेक्शन का। और how does selection eliminate non-recombinants? So we can also select them through blue-white method. Insertional inactivation. You can see this. You can take a screenshot also of this. So आज हमने वेक्टर पढ़ा और आज हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ये इसका मेथड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और ये इसका डायग्राम है, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। I want you to take the screenshot of this and now we will understand the next thing about in the next class. Thank you and have a nice day. I hope you like the video. Hit the like button and share and subscribe my channel. Thank you. I'm your teacher Hemlata Yadav, and share and subscribe my channel. Thank you.